हेलो गाइस, मैं धर्मवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ की। बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग डिसीजन, वित्त व्यवस्था के निर्णय। और ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ये हमारा आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। जैसा कि आपको पता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर हम पहले 4 वीडियो तैयार कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है बिजनेस के अंदर, और फिर बात आई थी फाइनेंशियल डिसीजंस की। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमारा पहला डिसीजन था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित करने वाले तत्व। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी +2 बिजनेस स्टडीज़ के नाम से। और दूसरी बात, उन वीडियोस के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में आती है फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन को लेकर, कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। देखिए, जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसके अंदर हमारे मेन 3 डिसीजन लिए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग डिसीजन है और डिविडेंड डिसीजन है। और ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन का ही एक हिस्सा है। रही बात इनके बीच में प्रॉपर डिफरेंस की, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो तैयार करूँगा। वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंसिंग डिसीजन और फाइनेंशियल डिसीजन के बीच में डिफरेंस क्या है। अब समय को व्यर्थ ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जिसमें हमारा टॉपिक है फाइनेंसिंग डिसीजन। बात करते हैं आगे फाइनेंसिंग डिसीजन की। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या डिसीजन लिया जाता है। हमने शुरुआत में पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक बात कही गई थी कि आपको किसी भी बिजनेस को करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो एक सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसके बिना काम नहीं किया जा सकता। और उस फाइनेंस को इकट्ठा करने के लिए हमारे पास कुछ एक तो लॉन्ग टर्म रिसोर्स है या सोर्स हम कह सकते हैं, और कुछ एक हैं शॉर्ट टर्म। यही डिसीजन हमने लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि हमें कितना फाइनेंस तो लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज से इकट्ठा करना है और कितना करना है शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से। अब जब बात आई फाइनेंसिंग डिसीजन की, तो फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर ये देखा जाएगा जो हमारे रिसोर्स हैं किसके, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के। हमें ये डिसीजन लेना है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज हैं, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इशू ऑफ डिवेंचर्स आप कह सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन लिया जा सकता है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर यही डिसीजन लिया जाएगा कि जो हमारे लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज हैं उनसे किस स्रोत से कितना वित्त जिसको फाइनेंस कहते हैं, वित्त इकट्ठा किया जाएगा। सबसे पहले हमने डिसीजन क्या लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने ये डिसीजन लिया कि कितना फाइनेंस हम लॉन्ग टर्म रिसोर्स से कलेक्ट करेंगे या इकट्ठा करेंगे, और कितना जो फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से इकट्ठा किया जाएगा। अब जैसे कि मैं बात करूं लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज, ये डिसीजन आता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं। अब हमें डिसीजन लेना है किस रिसोर्स से, किस साधन से, किस स्रोत से हम कितना फाइनेंस इकट्ठा करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो डिसीजन ले सकता हूँ डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म लोन का। अगर बात करें डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन की, तो ये आमतौर पे कहा जाता है कि ये साधन, ये स्रोत किसी भी बिजनेस के लिए सस्ते पड़ते हैं।
यहाँ से आसानी से आप अपने लिए रिसोर्स जो फाइनेंस है उसको इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन इनकी एक कमी है। इनकी कमी क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिक्स रेट से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितने समय के लिए भी आपने कहीं से लॉन्ग टर्म लोन लिया है उतने समय के बाद आपको पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लाइबिलिटी क्रिएट करता है कि एक फ़िक्स टाइम के बाद आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो डिवेंचर्स की बात करें, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन की बात करें। और समय ख़त्म होने से पहले भी आपको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो भी फिक्स रेट से, चाहे आपके लिए प्रॉफिट हो चाहे आपके लिए लॉस हो। ऐसे ही बात कहीं ना कहीं आती है प्रेफरेंस शेयर के अंदर। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होती है। अब आपको प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के माध्यम से डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिविडेंड की रेट क्या होगी? फिक्स होगी। हो सकता है आपका ज़्यादातर प्रॉफिट किसके रूप में चला जाए? डिविडेंड के रूप में चला जाए, और आपके पास पैसा या प्रॉफिट ना बचे अपने आगे के काम को करने के लिए। फिर बचा क्या? फिर बचा हमारे लिए इक्विटी शेयर कैपिटल। हम चाहें तो इक्विटी शेयर कैपिटल का सहारा ले सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? ना तो फिक्स रेट से आपको डिविडेंड देना, ना ही फिक्स रेट से आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट पे करना, क्योंकि इंटरेस्ट इक्विटी शेयर पे होता ही नहीं। अगर इनको मिलेगा तो डिविडेंड ही मिलेगा। वो भी कब मिलेगा? जब आपके पास सारी पेमेंट करने के बाद कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। रही बात रीपेमेंट की, तो आपको ये पैसा भी वापस नहीं लौटाना। केवल आप तभी ये पैसा वापस लौटाओगे जब आप अपनी कंपनी को बंद करोगे। तो यहाँ से क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से फाइनेंस को इकट्ठा करना आपके लिए आसान हो सकता है। लेकिन समस्या क्या आएगी? समस्या ये आएगी, आपने पढ़ा होगा जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर हैं। अगर आप ज़्यादा इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपकी कंपनी के जो ओनर हैं वो भी तो बढ़ेंगे। अगर ओनर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी कंपनी की या मैनेजमेंट की बात करें, कंट्रोलिंग है, जो नियंत्रण है, उसमें समस्या आएगी। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आप ये देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल के माध्यम से यदि आप फाइनेंस को इकट्ठा करते हो तो आपके सामने प्रॉब्लम क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से यदि आप फाइनेंस को इकट्ठा करो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी इन फ्यूचर या एट प्रेजेंट, और उसके बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे। ऐसे ही डिवेंचर्स और लॉन्ग टर्म लोन के बारे में, अगर वहाँ से हम फाइनेंस इकट्ठा करें तो वहाँ से फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फ़िलहाल फेस करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने इन फ्यूचर आ सकती हैं, और क्या क्या बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकते हैं। वैसे तो ये सस्ते हैं, लेकिन दिक्कत वही आएगी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर दिक्कत क्या आएगी? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्विटी में दिक्कत क्या आएगी? कंट्रोलिंग की, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर क्या हैं? कंपनी के मालिक हैं। कंपनी के मालिक बढ़ते जाएंगे, कंट्रोलिंग में दिक्कत आएगी, मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, और हो सकता है ये कंपनी के लिए नुकसानदायक हो। अब यहाँ से आपको इनके जो बेनिफिट हैं वो कंपेयर करने हैं लॉन्ग टर्म रिसोर्स ऑफ फाइनेंस के, और ये देखना है आपके सामने प्रॉब्लम ये क्या क्या क्रिएट करेंगे, क्या क्या समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं यदि आप यहाँ से फाइनेंस इकट्ठा करते हो, और इनका कंपैरिजन करना, ये डिसीजन लेना कि आखिर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहाँ से कितना कलेक्ट करना है। यही क्या है? आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है। फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में सिर्फ आपको यही बताना है कि आपके पास जो लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन स्रोत हैं, यहाँ आप साथ में जोड़ सकते हो किस दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म स्रोत से कितना वित्त यानी फाइनेंस इकट्ठा किया जाए या इकट्ठा किया
जाएगा। हाउ मच फाइनेंस इज कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यही क्या है, आपका फाइनेंसिंग डिसीजन है। सीधा सा आपने एक छोटा सा निर्णय लेना है कि आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस के कई साधन हैं, कई रास्ते हैं। आप कहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, ये आप खड़े हो, और जहाँ आप हो यहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आप कौन से रास्ते पे जाना पसंद करोगे, किस रास्ते पे चलने से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना नुकसान आपके सामने आएगा। इन सब बातों का डिसीजन लेना ही क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन।